हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट पर। इस उम्मीद के साथ आज की सीरीज स्टार्ट करते हैं कि आपने पिछले वीडियोस वॉच कर लिए होंगे। यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, पिछली वीडियो सीरीज देख लीजिए। पिछली वीडियो सीरीज में हमने क्या है, ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे फर्स्ट चैप्टर के, जो आपको सामने स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। ये सारी सीरीज इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट नॉलेज बाई कॉन्सेप्ट एंड पॉइंट वाइज, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी हमने कवर कर लिए थे। ये जो है सतत विकास इंडेक्स, ये भी कंप्लीट कर लिया था, और इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं वो भी हमने कवर कर लिए थे। आई होप, आशा करता हूं कि आपने ये वीडियोस देख ली होंगे। यदि नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, इन वीडियोस को पहले देखिए, क्योंकि यहाँ पर हर एक सीरीज का लिंक पिछली सीरीज से है, क्योंकि यहाँ पर सीरियल वाइज जो है आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है। अगर आप पिछली वीडियोस नहीं देखेंगे तो आगे की वीडियोस आपको अच्छे से समझ में नहीं आएंगी। यहाँ पर कोई भी पॉइंट मिस नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर हमारा चैप्टर चालू हो गया था दूसरा, जिसमें इकोलॉजी जो है स्टार्ट हुआ। इकोलॉजी की बात हमने कर ली थी, ये और इससे रिलेटेड जो आपको शो हो रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर कर लिए थे। बकाया कॉन्सेप्ट वाइज और पॉइंट वाइज जो है इनको हमने कवर किया। ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर हम जो है आज की बात करेंगे पाइसिया तथा एबीज आर्टिमीसिया, ये कवर कर लिए थे, और हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स, जीरोफाइट, ये भी आपको हमने बता दिए थे। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन हो गया था सौर विकिरण। चलिए, सौर विकिरण से ही ब्रायोफाइटा, हाँ हम आपको बता दिए थे ब्रायोफाइटा क्या कहते हैं, प्लांट एम्फीबियंस हैं। अगर ये आपने वीडियो नहीं देखा है तो इससे पिछले की सीरीज आप वॉच कीजिए, वहां पर इस कॉन्सेप्ट को मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया है। तो चलिए आज की सीरीज को हम कर देते हैं स्टार्ट। तो अपना नेक्स्ट पॉइंट जो है, पारिस्थितिकीय अध्ययन की आधारभूत इकाई क्या होती है। ये क्वेश्चन जो है परीक्षा के बेस पे बिहाफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आपको दिख रहे हैं ये 3 क्वेश्चन आपको शो हो रहे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिएगा, ब्रायोफाइट आपका हो गया, पिछली वीडियो में देख लीजिएगा। ये वाले क्वेश्चन जो हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको हम कवर कराएंगे। पारिस्थितिकीय अध्ययन की आधारभूत इकाई जो है पूछी गई है, इसको कहते हैं इकोसिस्टम। क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। आधारभूत क्या है? पारिस्थितिकीय अध्ययन की आधारभूत इकाई इकोसिस्टम ही है। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम का प्रमुख चालक बल किसे माना जाता है? ये भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था, सौर विकिरण। कैसे बताया था कि सौर विकिरण क्यों है चालक, प्रमुख है? क्योंकि भाई जब सनलाइट नहीं होगी तो पौधे क्या है, फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे। फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण यानी भोजन का निर्माण नहीं करेंगे, और इसी भोजन पर सारे जीव जंतु डिपेंड है, चाहे वो हम हो चाहे खुद में अपना पेड़ है। पेड़ अपना भोजन किस लिए बनाता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले चाहिए क्या होता है? सनलाइट। ठीक, क्या है? सूर्य का प्रकाश चाहिए होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे प्रमुख चालक किसको माना गया है? सौर विकिरण को। नेक्स्ट, आहार नाल की विविधता में वृद्धि का पारिस्थितिक तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये पूछा गया है कि आहार नाल की जो विविधता होती है, ठीक है, उसमें पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम का क्या प्रभाव पड़ता है? ये होता है आपका स्थिरता में वृद्धि। नेक्स्ट, सामान्य पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि सामान्य जनरल इकोसिस्टम की स्थिरता किस क्रियाविधि द्वारा प्राप्त होती है तथा कायम रहती है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट हैं, जितने भी पॉइंट हैं सब इंपॉर्टेंट ही हैं। तो यह है स्वसाम्यावस्थित क्रियाविधि। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसको इंग्लिश में कहते हैं होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म। हिंदी में थोड़ा सा कठिन है तो आपको इंग्लिश में याद रखना है। सामान्य पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता किस क्रियाविधि द्वारा प्राप्त होती है? ये होती है आपकी होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये जो है आपके बॉक्स दिख रहे हैं, ये हर सारे इंपॉर्टेंट हैं। इनको मैंने इसीलिए डिनोट किया है, शो किया है, कि आप इससे आप पता लगा लीजिए कि ये वाला पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगला देख लेते हैं। प्रत्येक 20 डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम के बढ़ने पर वायुमंडल की वायु में वाष्प ग्रहण करने की शक्ति, ये आपका अंडरलाइन पोर्शन, ये इंपॉर्टेंट है, हो जाती है। अगर प्रत्येक 20 डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम बढ़ेगा तो वायुमंडल की वायु में वाष्प ग्रहण करने की शक्ति कितनी हो जाएगी? 2 गुनी। और अगर इसकी जो शक्ति है, वाष्प ग्रहण करने की शक्ति, अगर तापक्रम घटेगा तो आपकी वाष्प ग्रहण करने की शक्ति भी आपकी घट जाएगी। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। पीडीएफ आपको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं पीडीएफ आपको पूरी इकोलॉजी एनवायरनमेंट की प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट, पारिस्थितिकीय अध्ययन की आधारभूत इकाई आपका हो गया पारिस्थितिकी तंत्र, ये भी आपका हो गया सौर विकिरण, ये भी आपका हो गया आहार जाल, फूड वेब की विविधता में वृद्धि का पारिस्थितिक तंत्र पर प्रभाव पूछा गया है, क्या पड़ता है? स्थिरता में वृद्धि होती है। ये आपको ध्यान रखना है, क्या है, मेमोराइज करना है।
फूड वेब की विविधता में वृद्धि का पारिस्थितिक तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? स्थिरता में वृद्धि होती है। फूड वेब क्या होता है आपको पता ही है कि हम जो है प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर्स को क्या है, हम तो खाते ही ओमनीवोरस हैं। इसके अलावा आपका जो है रैबिट खा लेता है, ठीक। अब रैबिट को कौन खा लेता है? चील, कुत्ते, ठीक है, ये सब खा लेते हैं, समझ गए। और इस प्रकार ये एक रैबिट को हम लोग भी खा लेते हैं, खरगोश का शिकार करते हैं बहुत से लोग, ठीक है। तो ये एक फूड वेब का निर्माण करते हैं। तो फूड वेब से ही रिलेटेड जो है आपका क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, फूड वेब की डाइवर्सिटी में, आप देखिए डाइवर्सिटी में वृद्धि का पारिस्थितिक तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? स्थिरता में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, सामान्य पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता किस क्रियाविधि? ये आपका होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म। और इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं वातावरण की गैसेस के बारे में। अब हम बात करेंगे। पिछले क्वेश्चन में हमने आपका ऑक्सीजन का परसेंटेज पूछा था कि ऑक्सीजन का इन्वायरमेंट में परसेंटेज आपका 21% है, CO2 का 0.03 है। इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होने चाहिए। सारी गैसेस जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हैं उनका जो है परसेंटेज आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, नाइट्रोजन 78, सबसे ज़्यादा आपका जो है मैक्सिमम क्या है? नाइट्रोजन है इन्वायरमेंट में। जल वाष्प H2O की जो बूंदें हैं तो वो कितनी है? 0.05 से 1%, ये भी आपको ध्यान रखना है। आर्गन का परसेंट पूछा जाता है, 0.93%। स्टार बना हुआ है ऑक्सीजन और ऑर्गन, एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। क्या है? एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाने वाले जो हैं ऑक्सीजन और आपका आर्गन, 0.93%। नियॉन अगर पूछा जाए तो 0.001%। ये इतनी आपको जो है गैसेस ध्यान रखनी है। इसके अलावा भी इन्वायरमेंट में कुछ गैसेस जो है हानिकारक होती हैं, हार्मफुल गैसें, वो भी प्रेजेंट होती हैं। कैसे होती हैं? कारखाने में चिमनियाँ और ज्वालामुखी में जो गैसेस निकलती हैं, कारखाने में जो चिमनियाँ होती हैं उनसे जो है हानिकारक गैसेस निकलती हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड किसके लिए जो है कारक है? अम्ल वर्षा, अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा होती है तो किसके वजह से? SO2 की वजह से। सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये है ट्राइऑक्साइड, यानी कि ऑक्सीजन की संख्या ट्राई है, ये भी आपका अम्ल वर्षा के लिए तो कारण बनता ही है। साथ ही साथ अम्ल जो है पदार्थ जमीन और जल मंडलीय पर्यावरण के अम्लीकरण का भी कारण बन सकते हैं, जो पारिस्थितिकीय संगठनों को अव्यवस्थित करते हैं, जलीय जीवन को हानि पहुंचाते हैं। एसिड, तो SO3 जो है एसिड, एक एसिडिक गैस है, तो वो भी आपके लिए हार्मफुल होती है। तो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होती है, ज्वालामुखी और कारखाने की चिमनियों से ये गैस निकलती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गैस पूछी जाती है नाइट्रोजन ऑक्साइड। NO2 कोहरे का मुख्य घटक है, ठीक है। ये हमने आपको बताया था पिछले सीरीज में, अगर आपने वॉच नहीं की है। प्रणोदक, ठीक है, जो प्रणोदक हैं, इसके अलावा जो जेटीय यान है, ठीक है, जो वायुयान है, उनसे जो गैस निकलती है वो NO2 होती है। वो क्या करती है कि ये करती है कि NO2 का कोहरा बनाती है, ठीक है, धूम कोहरा बनाती है, जो आपके लिए हानिकारक होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये वायु प्रदूषण, भाई गैसेस है तो वायु को तो ही प्रदूषित करेगी। तो NO2 आपको हमने पिछली वीडियो सीरीज में ये कॉन्सेप्ट बताया था। इसके अलावा CFC था, CFC भी बताया था। AC, ठीक है, फ्रीजर, इनमें यूज होती है। ये गैस भी आपकी इन्वायरमेंट को नुकसान करती है। उसी के साथ NO2 भी हम आपको बता चुके हैं, दोबारा आप यहाँ पर देख लीजिए। वायु प्रदूषण है, ये श्वसन प्रणाली को कष्ट पहुंचा सकता है, अस्थमा को बढ़ावा दे सकता है, भूमि स्तरीय ओजोन के गठन में योगदान कर सकता है। दरअसल मैं पिछली वीडियो में आपको बताया था कि NO2 के बढ़ने से क्या होगा? ऑक्सीजन डिप्लीटेशन होगा, ठीक है। साथ ही हमने बताया था CFC। तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से O2 डिप्लीटेशन, O3 ओजोन गैस, ठीक है, ओजोन गैस डिप्लीटेशन होता है। यह हमने आपको पिछले वीडियोस में बता दिया। आई होप, आशा करूंगा कि आपने वो सीरीज जरूर देखी होगी। अगर ये कंप्यूटर हैं तो आप इस सीरीज को जरूर देखिएगा। अपना नेक्स्ट है अमोनिया। अमोनिया भी एक इन्वायरमेंट में हानिकारक गैस के रूप में जानी जाती है। अमोनिया कृषि गतिविधियों या औद्योगिक प्रक्रियाओं से अपशिष्ट जल के माध्यम से जल शरीरों में प्रवेश कर सकती है। जल में अत्यधिक स्तरों का अमोनिया पारिस्थितिकी संगठनों का कारण बन सकता है, जिससे आल्गे की खाद्य खान का उत्सर्जन होता है और ऑक्सीजन स्तरों को कम किया जाता है, जो मछली मार और जल मंडलीय पारिस्थितिकी अवस्थाओं को हानि पहुंचाता है। ये आपको पॉइंट PDF आप हमसे ले लीजिएगा, ये पॉइंट देख लीजिएगा कि आपका अमोनिया कितनी हानिकारक होती है। अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये है नेक्स्ट कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। ये इस गैस के बारे में भी हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बता दिया है।
ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO वायु प्रदूषण और मानव स्वास्थ्य। CO का जहरीली गैस है। क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी जहरीली है, प्रमुख रूप से वाहन विकिरण और जीवाश्म ईंधन के द्वारा क्या होती है? उत्सर्जित होती है। ये भूमि स्तरीय ओजोन और कोहरे के गठन में योगदान करती है कि आपका ओजोन जो है डिप्लीटेशन के लिए ये हानिकारक है, और कोहरा, इससे क्या बनता है? कोहरा, जो आपको अस्थमा का कारण बन सकता है। ठीक है। वायु प्रदूषण गैस कार्बन मोनोऑक्साइड। मीथेन, वनस्पतियां जब सड़ जाती हैं, ठीक है, और जो गोबर होता है, ठीक है, खाद्य जो जिससे खाद बनती है उसमें भी मीथेन होता है। ये भी आपकी गैस एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है। मीथेन एक महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस है। हानिकारक किस प्रकार से हो सकती है? क्योंकि ये जलवायु परिवर्तन के लिए कारण बनती है। जलवायु चेंजेस हो जाता है, वायुमंडलीय गर्मियां बढ़ाता है, यानी कि टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। अधिकतम तापमान को बढ़ाने में ये गैस सहायक है, जिससे क्या होगा? जलवायु बदलाव होगा। क्या होगा भाई? चेंजेस आएंगे, इन्वायरमेंटल चेंजेस आएंगे। मीथेन का उत्सर्जन प्राथमिकता पशुओं के पाचन प्रक्रिया से होता है। हमने आपको बताया, जिससे गोबर, जो कैटल्स होते हैं उनके गोबर में मीथेन गैस होती है। लेकिन वनस्पतियों के अनएरोबिक अवस्था, एनारोबिक क्या होती है? अब्सेंस ऑफ O2, अब्सेंस ऑफ O2 की अब्सेंस में ये बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आपका मीथेन गैस बनती है, और औद्योगिक क्रियाओं से भी ये उत्सर्जित होती है। उद्योग में जो भी यूज होता है उससे भी, केमिकल्स के थ्रू भी मीथेन बनती है। बढ़ते मीथेन के स्तर उष्णता को स्तर बढ़ाते हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन के प्रभाव तेजी से बढ़ते हैं। कुल मिला के ये भी आपकी कहीं ना कहीं गैस हानिकारक ही होती है, टेम्परेचर को बढ़ाती है। और इसके अलावा वायुमंडल में कुछ अशुद्धियां होती हैं, जो आपको देख लीजिए, वायु में धूल के कण होते हैं, जो जो आपका सिलिका के जो कण होते हैं वो भी आपके हानिकारक होते हैं। कार्बन, जो हम लकड़ी यूज करते हैं, लकड़ी जलाते हैं खाना बनाने में या अदरवाइज कहीं आग लगने से, ये कार्बन जो है, कार्बन भी आपका इम्पोर्टेंट फैक्टर है इन्वायरमेंटल चेंजेस के लिए। तो कार्बन में धुआं के कण और शीशे के कण, इसके अलावा एल्यूमिनियम के भी कण जो है इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं, क्योंकि जो यान है, जब ये यान नष्ट हो जाते हैं तो उनके छोटे छोटे कण जो है टूटते हैं, तो ये इन्वायरमेंट पे वापस आने की कोशिश करते हैं, जिससे कि ओजोन डिप्लीटेशन होता है। ये हमने पिछले वीडियोज में आपको कॉन्सेप्ट बताया था। ठीक है, किस तरीके से एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम कण जो है आपके लिए हानिकारक होते हैं। ये पॉइंट आपका जो है, उसमें करंट अफेयर्स की सीरीज में भी मैंने आपको एक बार डिफाइन किया, पिछली सीरीज आप देख लीजिएगा, कि जहां पर जापान और नक्सा एरोस्पेस जो है, नासा और जक्सा जो है, दो एरोस्पेस एजेंसी हैं जापान और अमेरिका की। इन्होंने सैटेलाइट किससे बनाने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं कि लकड़ी का जो है सैटेलाइट बनाएंगे, क्योंकि अभी तक सैटेलाइट किसके बनते थे? एल्यूमिनियम के। ठीक है, जो नष्ट होने पर एल्यूमिनियम कण जो है एनवायरनमेंट में वापस आने की कोशिश करते हैं, जिससे ओजोन जो है डिप्लीटेशन होता है। तो नासा और जक्सा ने क्या मिलकर किया है कि आपका लकड़ी के जो है अब क्या बनाएंगे? यान बनाएंगे। ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं, क्योंकि ये नष्ट हो जाएंगे 10 साल बाद, जो है ऑटोमेटिक जो है ये नष्ट हो जाएंगे, जिससे वो हानिकारक नहीं होंगे, लकड़ी हानिकारक नहीं होगी। तो ये आप जो है करंट अफेयर्स की सीरीज में जाके ये जरूर वॉच कीजिएगा। प्रेलिबो सेट के नाम से जो है लॉन्च किया है नासा और जक्सा ने। ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मिलेगा। मेरी करंट अफेयर्स वैसे भी इंपॉर्टेंट और बहुत ही नॉलेजेबल रहती है। आपको वो सीरीज भी रेगुलर देखनी है, जो संडे को आपको सीरीज मिल जाती है, हर एक संडे को वीकली मिलती है, और इसमें सारे पॉइंट्स कवर होते हैं। ठीक है, आई होप, आशा करूंगा कि आप जरूर वॉच करेंगे जाके, अगर आप एक कंप्यूटर हैं, वरना तो आप घास सोलो कुछ भी करो। ठीक है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, कंप्यूटर हैं, तो आपको लगता है कि हमारे लिए वैल्यूएबल है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके इसको आगे तक बढ़ाओ। नेक्स्ट अशुद्धि CO2। ठीक है, ये भी एक तरीका CO2 जो है, लेकिन ये बेनिफिशियल भी होती है, क्यों? फोटोसिंथेसिस में इसका यूज होता है। अच्छा, N2 गैस, नाइट्रोजन का तो आपको पता है। ये गैसेस जो है इसलिए हमने नोट डाउन की हैं, क्योंकि यहाँ पर चल रही है बुक परीक्षावाड़ी। परीक्षावाड़ी में जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, उनको मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है, PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है, जो आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, अपनी वॉइस के थ्रू, और सारे कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर कराने के अच्छे से प्रयास कर रहा हूँ। आपको वीडियो रेगुलर देखने हैं अगर आप एक कंप्यूटर हैं तो CO2 किसके लिए इंपॉर्टेंट है? फोटोसिंथेसिस के लिए। आपको पता ही है, CO2 प्लस H2O मिलकर क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाते हैं। ठीक है, तो CO2 इंपॉर्टेंट इसलिए है। अच्छा, N2 गैस जो है, नाइट्रोजन गैस, आपका प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है, प्रोटीन सिंथेसिस, जो भाई पेड़ जो हैं, पेड़ पौधे नाइट्रोजन अपटेक करते हैं,
ठीक है, नाइट्रोजन अटैक करते हैं। सरसों की जड़ों में जो है क्या होता है, गांठें होती हैं, उसमें बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्यों करते हैं, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, न्यूक्लिक एसिड फॉर्मेशन के लिए। और इसी के साथ एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन का होना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, अगर कहीं आग जो है लग जाए तो आगे चल के वो आग बुझ जाती है। अगर नाइट्रोजन गैस नहीं होगी तो आग बुझेगी नहीं। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आग लगती है, कोई भी चीज बर्न होगी तो उसमें जो है, मतलब समझ रहे हैं, फायर, फायर के लिए क्या है, ऑक्सीजन का होना जरूरी है। क्योंकि आप अगर एक कैंडल को जो है जलाते हैं और उसको ढक देते हैं, वो कैंडल तब तक जलती रहेगी जब तक उसके अंदर जो है कोई भी पॉट या कोई भी कांच का बर्तन है, उसमें तब तक जलती रहेगी कैंडल जब तक उसमें ऑक्सीजन के कण प्रेजेंट होंगे। जब ये ऑक्सीजन के कण जो है बिल्कुल CO2 में बदल जाएंगे, क्योंकि भाई जब कोई चीज़ जलेगी तो भाई जैसे कैंडल है, कैंडल जल रही है तो क्या है, इसमें जो है कार्बन ही तो है, कैंडल में क्या है, कार्बन है। तो कैंडल जब जलेगी, जब तक जलेगी जब ऑक्सीजन के कण जो है खत्म नहीं हो जाएंगे। जैसे ही ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी कैंडल आपकी बुझ जाएगी। तो भाई ऑक्सीजन किसके लिए इंपॉर्टेंट होती है, ऑक्सीजन इसलिए होती है कि आग जले, लेकिन नाइट्रोजन का इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आग कहीं लग जाए तो नाइट्रोजन क्या करती है, उस आग को बुझाने का काम करती है। तो नाइट्रोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, प्रोटीन सिंथेसिस और न्यूक्लिक एसिड में इसका फॉर्मेशन में यूज होता है। ये दो पॉइंट थे, CO2 और N2 गैस, आपको ध्यान रखने हैं बिल्कुल ही। पहाड़ों पर प्रत्येक 1000 मीटर की ऊंचाई पर जो टेम्परेचर है क्या होता है, 6 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट आती है। अगर हम पहाड़ पर जाते हैं तो टेम्परेचर क्या है, नीचे डाउन होगा, गिरेगा। 1000 मीटर ऊंचाई पर जाएंगे तो कितनी गिरावट होगी, 6 डिग्री से 7 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, यदि ढलान दक्षिण की ओर, अगर ढलान दक्षिण की ओर हो तो उस पर अधिक सघन एवं मीजोफाइट पौधे उगते हैं, ठीक है। आपको मीजोफाइट, आपको हमने पिछले वीडियो इसी सीरीज में जो है आपकी जो चल रही है एनवायरनमेंट और इकोलॉजी की, तो पिछले वीडियोस में आपको मीजोफाइट, जीरोफाइट, हाइड्रोफाइट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जीरोफाइट क्या होते हैं, मीजोफाइट क्या होते हैं, इनकी आप पिछले आप देख लीजिएगा। यहाँ पर हम ज़्यादा रिवाइज नहीं करेंगे, हम यहाँ पर बस इतना जानेंगे कि ढलान अगर दक्षिण की ओर हो तो आपके मीजोफाइट उगते हैं, अगर उत्तर की ओर हो तो आपके जीरोफाइट वनस्पतियाँ उगती हैं। आई होप आशा करूंगा ये सीरीज आपके लिए वैल्यूएबल है और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे होंगे। एक दो पॉइंट जरूर आप नहीं समझ पा रहे होंगे, अगर आपको थोड़ी बहुत भी साइंस आती है, क्योंकि इकोलॉजी एनवायरनमेंट जीएस, इकोलॉजी और एनवायरनमेंट जीएस और जीके का पोर्शन है, साथ ही साथ इसमें ये साइंस का भी पोर्शन है। तो आपकी जीएस जीके का पोर्शन, साइंस का पोर्शन, तो इस एक बुक से आपको कितनी नॉलेज मिलेगी, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, ये तो आप अंदाजा लगा सकते हैं अगर मेरी सारी सीरीज आप वॉच करेंगे रेगुलर। यहाँ पर एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट, जो है फैक्ट है, मृदा का निर्माण। ये मृदा का निर्माण जो है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, और अगर मृदा एक बोले जाते हैं ह्यूमस, ह्यूमस भी आपकी मृदा है। कैसी, कैसी, इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि बलुआ वाली आपकी ह्यूमस कहलाएगी, ठीक है। बंजर भूमि में जो जमीन होती है वो आपकी ह्यूमस कहलाएगी, नहीं। ह्यूमस का अर्थ होता है कि इसमें न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं जो पेड़ पौधों की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे समझना है, क्योंकि मृदा के आपके टाइप्स भी, इसके होरिजन भी देखने हैं, संस्तर ABC, इनके बारे में जानना है। तो ये आपका पॉइंट बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। तो बने रहिए हमारी वीडियो सीरीज के साथ। अगर वीडियो यहाँ तक आपने वॉच कर लिया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो देखते हैं चट्टानों के भौतिक एवं रासायनिक अपक्षय द्वारा, जब चट्टानों को भौतिक, फिजिकली और केमिकली जब क्या होता है, क्षरण होता है, तो किसका निर्माण होता है, आपका मृदा का निर्माण होता है। सेकेंड पॉइंट आपका है ह्यूमस का निर्माण। ह्यूमस का निर्माण होता है पेड़ पौधों के अपशिष्ट पदार्थ। जब पेड़ पौधों की पत्तियां गल जाती हैं, जब गल के वो नीचे गिर जाती है जमीन पर, तो वहां पर क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया और फंगस। बैक्टीरिया फंगस क्या करते हैं, इसको अपघटक कर देते हैं, किसको, पेड़ पौधों के सड़े गले पदार्थों को अपघटित कर देते हैं। जो भाई एनवायरनमेंट में किसकी बात होती है, आपके प्रोड्यूसर पेड़ पौधे, और आपके उपभोगकर्ता होते ना, तीन चीज़ों पर डिपेंड रहता है। आपने आगे आप पढ़ेंगे अभी आगे चल के, पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे। और लास्ट होता है अपघटक करता। अगर भाई अपघटक करता नहीं होंगे तो कोई भी चीज़ वहां से नष्ट ही नहीं होगी।
अगर बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे, पेड़ की पत्ती जैसी पड़ी है वैसी पड़ी रहेगी, खाने की वस्तु जहाँ पड़ी है वहाँ पर पड़ी रहेगी। आप रास्ते चलते थूक देते हैं, आप गंदगी करते हैं, तो ये खत्म ही नहीं होगी, नष्ट नहीं होगी अगर अपघटक करता नहीं होंगे, क्योंकि उसको अपघटित नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर होगा। ठीक है, मृदा में ही थर्ड पॉइंट है सॉइल प्रोफाइल, जिसे हम बोलते हैं मृदा परिच्छेदिका। ये हम अब इसके बारे में जानेंगे कि सॉइल प्रोफाइल क्या होती है। किसी भी भूमि की खड़ी काट अगर हम वर्टिकल सेक्शन करते हैं, अगर जैसे ये भूमि है, ठीक है, अब इसका हम वर्टिकल अगर हम सेक्शन काटते हैं तो इसमें जो है आपको परतें दिखाई पड़ेंगी, परतें। तो ये परतें जो है जिससे मृदा के विभिन्न संस्तर होरिजन दिखलाई पड़ते हैं, मृदा परिच्छेदिका कहलाता है। इसे क्या कहते हैं, इसको हम बोलेंगे सॉइल प्रोफाइल। ये कहा जाता है सॉइल प्रोफाइल। आई होप, आशा करूंगा सॉइल प्रोफाइल के कॉन्सेप्ट को आप जनरली समझ गए। अब इसको डीपली थोड़ा सा और भी अंडरस्टैंड कर लें, इससे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं बहुत ही। इससे पहले की सीरीज में आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है, आप पीछे जाइएगा। अब यहाँ रिवीजन, अभी यहाँ पर भी एक बार रिपीट होगा। अगर सॉइल प्रोफाइल की बात करें भाई, हमने वर्टिकल सेक्शन कर लिया, यहाँ पे परतें आपको दिखेंगी। अब इनको जो है क्या बोलेंगे, होरिजन। तो संस्तर ए के बारे में जान लेते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, इस कॉन्सेप्ट को समझे। सॉइल प्रोफाइल की सबसे ऊपरी टॉप सॉइल है, टॉप लेयर, सबसे ऊपर वाली जो है संस्तर ए में आती है, ओरिजिन ए। ये क्या होती है, ये कैसी होती है, उपजाऊ होती है। प्रेजेंट रूट्स इसी सॉइल संस्तर ए में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए किस ओरिजिन में पौधों की जड़ें पाई जाती हैं, ऑप्शन दे दिया जाए ए बी सी डी, तो आपको क्या सिलेक्ट करना है, संस्तर ए, यानी सबसे ऊपरी परत में ओरिजिन ए में कैसे होते हैं, रूट्स प्रेजेंट होते हैं। मैक्सिमम ह्यूमस प्रेजेंट होते हैं, यानी कि मैक्सिमम क्या होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स होंगे, किसमें, ओरिजिन ए। ये क्वेश्चन देखो आपका ऐसे भी पूछा जा सकता है, कौन से स्तर की जो है परत ऊपरी परत कहलाती है, तो ओरिजिन ए। कौन सी उपजाऊ होती है, जिसमें रूट्स पाए जाते हैं और ह्यूमस की मात्रा मैक्सिमम होती है, तो आपको बोलना है ओरिजिन ए। अगला देखो, फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। ओरिजिन ए का फॉर्मेशन होता है चट्टानों के भौतिक एवं रासायनिक अपक्षय द्वारा। भाई सॉइल प्रोफाइल ही बनती है, मृदा बनती ही है चट्टानों के फिजिकल और केमिकल क्षरण के कारण। नेक्स्ट पॉइंट है, मोस्टली मिट्टी कैसी होती है, सैंडी होती है। कैसी होती है, बलुआ होती है। इसकी मिट्टी कैसी होगी, बलुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है। डिवाइड इन सब होरिजन, और इसको डिवाइड किया गया है होरिजन को, ये आप देख लीजिएगा। अगर होरिजन ए की बात करें तो आपको देखो किसमें डिवाइड है, सब डिवीजन में डिवाइड है। A00, A1 मतलब 10 और A1, A2, A3, इसमें सब डिवाइड किया गया है। तो आपके देखो 1 2 3 4 5 सब डिवीजन है होरिजन ए के। होरिजन बी के बारे में जान लेते हैं। संस्तर ए के ठीक नीचे, होरिजन ए के ठीक नीचे आपका बी पाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि भाई पढ़ते हैं, तो ये होरिजन ए हो गई तो ये बी हो गई। कहलाती क्या है, सब सॉइल, अधोमृदा कहलाती है। इससे रिलेटेड आपको पिछली सीरीज में एक क्वेश्चन मिला है, सब सॉइल आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। इसकी मिट्टी कैसी होती, क्लेई चिकनी मिट्टी होती है। नेक्स्ट है ह्यूमस, और एक ऐसी होती है, ह्यूमस भी होती है और वायु की मात्रा इसमें क्या होती है, कम होती है। इसमें क्या है, वायु की मात्रा किसमें कम होती है, होरिजन बी में। तो आपको ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये सब आपको पता होने चाहिए। वर्षा का जल इसी में स्टोरेज होता है। अगर पूछा जाए कि वर्षा का जल किस होरिजन में स्टोरेज भंडारण होता है, तो होरिजन बी आपको आंसर टिक करना है। सब डिवीजन की बात करें तो इसके डिवीजन है ओरिजिन के B1, B2, B3, इतना भी आपको ध्यान रखना है भाई। इसके बाद क्या है, ओरिजिन थर्ड। ओरिजिन थर्ड जो है लास्ट लेयर ऑफ द सॉइल प्रोफाइल। ठीक है, सॉइल प्रोफाइल का ये लास्ट ओरिजिन है, लास्ट लेयर है। कैसी है, लास्ट लेयर। वीदर्ड रॉक्स, अपक्षयी चट्टानों की तहें हैं, बड़े बड़े कंकड़ हैं। ये कोई यूजफुल नहीं होती है पेड़ पौधों के लिए, वहां तक जड़ें पहुंच नहीं पाती हैं। नॉट यूजफुल फॉर प्लांट एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस, तो ये इस तरह जो है इंपॉर्टेंट नहीं है बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए और पौधों के लिए, इतना आपको ध्यान रखना है। आई होप, आशा करूंगा कि आपको जो है सॉइल प्रोफाइल के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में आपको पता चल गया। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मृदा का संगठन। कंपोजिशन की बात करें, कंपोजिशन ऑफ सॉइल, तो इसमें आपका ह्यूमस अथवा कार्बनिक पदार्थ, ह्यूमस बोले तो कार्बनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें मटेरियल पाए जाते हैं, न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो पौधों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। तो इसका परसेंटेज कितना होता है, 5 से 10%। खनिज पदार्थ, मिनरल्स, वाटर, मिनरल्स एंड वाटर, यहाँ पे ऐसे कर लो ओब्लिक, मिनरल्स भी होंगे
खनिज पदार्थ भी होंगे और आपका वाटर, क्योंकि मिनरल्स किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, एलिमेंट फॉर्म में हो सकता है, कंपाउंड फॉर्म में हो सकता है, मिक्सचर के फॉर्म में हो सकता है। तो इसका परसेंटेज आपको ध्यान रखना है। स्टार बना है, ठीक है, स्टार बना है, इसका परसेंटेज पूछ दिया जाता है। कंपोजिशन ऑफ सॉइल में खनिज पदार्थों का कितना परसेंट होता है, तो खनिज पदार्थ 40 से 45%। नेक्स्ट है मृदा जल, सॉइल वाटर। सॉइल वाटर जो है आपका 25% होता है, और मृदा वायु, और मृदा में जो वायु का परसेंटेज है वो 25%। तो आपका देखो वाटर 25% और आपका वायु, वायु भी आपकी 25%। ये पॉइंट आपको ध्यान रखने, तीनों में स्टार है, तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आई होप आशा करूंगा आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। किसी भी मृदा में पाए जाने वाले सभी कार्बनिक पदार्थों को क्या कहते हैं, हमने अभी बता ही चुका हूं, इसको कहते हैं ह्यूमस। और ये कैसे निर्माण होती है, विद द हेल्प ऑफ फंगस, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू निर्माण होती है। क्यों भाई नहीं निर्माण होगी, कि पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे की पत्तियां हैं, पदार्थ हैं, जो भी मिट्टी में मिल जाएंगे वहां प्रेजेंट हैं अपघटन करता, ठीक है भाई, हमने बताया प्रोड्यूसर्स और उपभोग करता, और उसके बाद जो चीजें बच जाती हैं वो जमीन पे पड़ी रहती हैं, इनको डिफ्यूज करना है, इनको जो है अपघटित करना है छोटे छोटे कणों में, यानी कि मृदा में मिलाना है। तो इसका कार्य कौन करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें बैक्टीरिया और फंगस आते हैं। इतना ध्यान रखना है आपको इस पॉइंट में। अब यहाँ पर ये मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं, भाई ह्यूमस की बात हो रही है, तो ह्यूमस का मतलब ही है मृदा कैसी होगी, फर्टाइल होगी, फर्टिलिटी, उर्वर होगी, जिसमें कोई बीज अगर हम बोएंगे तो वो अच्छे से क्या करेगा, डेवलप करेगा, ग्रोथ होगा। नेक्स्ट है उष्ण कटिबंधीय मृदा, ट्रॉपिकल सॉइल। अब हम बात कर रहे हैं ट्रॉपिकल सॉइल में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अगर पूछी जाए तो कैसी होती है, वो कम, स्टार बना है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। जबकि पीट मृदा में इसकी मात्रा लगभग होती है 100। ये आपके दोनों पॉइंट ध्यान रखने हैं, तीनों रखने हैं। ह्यूमस के बारे में अभी आपने क्या पढ़ा, आपने जो है सॉइल प्रोफाइल, अब हमने पढ़ा है मृदा कंपोजिशन, अब हम पढ़ रहे हैं मृदा में सबसे इंपॉर्टेंट जो है ह्यूमस, ह्यूमस मृदा। भाई इसके बाद ह्यूमस में और भी चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। सारे कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसी सीरीज लेकर आया हूँ जहाँ से आपके सारे कॉन्सेप्ट और डाउट क्लियर हो जाएंगे। बस आप बने रहिए वीडियो सीरीज के साथ, रेगुलर वॉच कीजिए तो आपको समझ में आएगा। ह्यूमस में कार्बनिक पदार्थ की किस अवस्था में घुले रहते हैं, हमने बताया लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। ह्यूमस में कार्बनिक पदार्थ की अवस्था जो है किस फॉर्म में है, घुलित अवस्था। ह्यूमस में IAA, इंडोल एसिटिक एसिड क्या है, आपका ग्रोथ हार्मोन्स होता है जो आपका मिट्टी में पाया जाता है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये अभी आपको पता होना चाहिए। अच्छा देखो मृदा में आप खनिज की बात कर लेते हैं, मिनरल्स। आपके मिनरल्स 2 टाइप्स होते हैं, नंबर 1 मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो मिनरल्स जो होते हैं एलिमेंट, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, मैग्नीशियम। माइक्रो में आपके पोटेशियम, मैग्नीज, आयरन और मॉलिब्डेनम, जिंक और बोरान। इतने आपको ध्यान रखने हैं कि मैक्रो कौन से, माइक्रो कौन से। इनमें से जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं बनते हैं, उनके बारे में हमने आपको नोट डाउन किया है बहुत ही अच्छी तरीके से। CHO, ये आपके कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, किसके लिए इंपॉर्टेंट है, सेल वॉल फॉर्मेशन और सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल का कॉन्सेप्ट आपको पता है, पौधों की जो कोशिका होती है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है और सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। तो इसमें के लिए जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट फॉर्मेशन होता है, ठीक। एनपीएस किस लिए, अमीनो एसिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटोप्लाज्म, जो कोशिका में जीव द्रव्य तरल भरा रहता है उसके फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इतना भी आपको ध्यान रखना है। भाई प्रोटीन की बात करेंगे तो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, प्रोटीन, अमीनो एसिड प्रोटीन की छोटी इकाई है, ठीक है। मैग्नीशियम, यहाँ पर जो है खनिज मैग्नीशियम क्लोरोफिल का जो है सेंटर पार्ट होता है। क्लोरोफिल की अगर स्ट्रक्चर बात करें तो यहाँ पर आपका मैग्नीशियम होगा और कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे जो है एलिमेंट जुड़े होंगे। तो क्लोरोफिल की संरचना के फॉर्मेशन में आपका मैग्नीशियम एलिमेंट तत्व जो है इंपॉर्टेंट होता है। ये भी आपका जो है याद रखना है। इसके बाद जिंक भी इंपॉर्टेंट है, जिंक से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। जिंक, ऑक्सिन एंड एंजाइम फॉर्मेशन, ग्रोथ ऑफ प्लांट। ये क्या करता है, जिंक एलिमेंट ऑक्सिन हार्मोन्स और एंजाइम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल यूजफुल होता है। अगर ये नहीं होगा तो आपका ऑक्सिन का निर्माण नहीं होगा, एंजाइम एक्टिव नहीं होंगे और आपकी प्लांट ऑफ ग्रोथ जो है रुक जाएगी। तो जिंक बहुत ज़रूरी है। मैग्नीशियम आपको पता चल गया है। इसके बाद पौधों को किस प्रकार के जल की नीड होती है, मोस्टली सॉइल वाटर। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है कि पौधे
वर्षा का जल कम यूज करते हैं उनका मतलब नहीं है, बारिश होती है उनके पत्तों पर पड़ती है तो पत्ते तो खुद ही ट्रांसपिरेशन करते हैं, बाष्पोत्सर्जन करते हैं। तो वर्षा का जल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, पूछा जाता है कि पौधों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी कौन सा पार्ट है पानी का, वो है आपका मॉइस्चरी सॉइल वाटर, इतना ध्यान रखना है। और किसके रूप में वो यूज करते हैं, कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर केशिकत्व के रूप में, ये पिछली सीरीज में मैंने इस कॉन्सेप्ट को आपको बताया है कि कैसे कैपिलरी वाटर यानी केशिकत्व के कारण जो है मृदा में जो जल होता है वो पौधे उसको अपटेक करते हैं। नॉट टेकिंग ग्रेविटेशनल वाटर, जो रेन वाटर होता है वो क्या करता है, मृदा में नीचे तक जो है क्या होता है, स्टोर हो जाता है, नीचे पहुंच जाता है। तो उस वाटर को हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षणीय वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर कहा जाता है। उसका यूज पौधे नहीं करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बंजर भूमि में कैपिलरी फ्रिंग्स अंचल अब्सेंट होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है, मेमोराइज करना है। कैपिलरी फ्रिंग्स बंजर भूमि में अब्सेंट होती हैं। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बना है, जाइलम फ्लोएम क्या होते हैं, जाइलम का कार्य क्या होता है पौधों में, और फ्लोएम का कार्य क्या होता है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो इसको जनरली हम जो है सभी लोग जानते हैं, जाइलम किस लिए यूज होता है और फ्लोएम किस लिए, लेकिन हम यहाँ पर आपको थोड़ा सा अच्छी तरीके से इस कॉन्सेप्ट को बता दूं, टाइम नहीं लगेगा। यह है जाइलम और यह है फ्लोएम। यहाँ जाइलम और फ्लोएम की जो वेसल्स हैं इसमें आपको देख रहा है कि ये क्या है, टिश्यू हैं। क्या है ये, टिश्यू, इनको हम क्या कहते हैं, टिश्यू। दरअसल सेल से मिलकर क्या बनते हैं, टिश्यू बनते हैं। जैसे हमारा जो है मसल्स बना है वो कोशिकाओं का एक समूह है, ठीक है। इसी तरीके से जाइलम फ्लोएम भी आपके टिश्यू हैं। क्या है, टिश्यू हैं। और ये किससे मिलकर बने होते हैं, सेल के थ्रू मिलकर बने होते हैं। तो जाइलम का कार्य वाटर एंड मिनरल्स, जाइलम क्या करता है, ये जो टिश्यू है, जाइलम टिश्यू है, वाटर एंड मिनरल्स को अपटेक करता है, ठीक है। और ऊपर की ओर वन वे ओनली, और ऊपर की ओर जाइलम का कार्य होता है वाटर एंड मिनरल्स, यानी मृदा से वाटर एंड मिनरल्स लेता है और पौधों के अन्य भाग में पहुंचाता है। ये सबसे मेन बेसिक पॉइंट है, जाइलम का कार्य है। यहाँ पर डिफरेंट है, यहाँ पर डिफरेंट है। देखो वाटर तो लेगा और फूड भी लेगा, क्या लेगा, वाटर लेगा, फूड भी लेगा, लेकिन यहाँ पर वन वे है। बट यहाँ पर देखो आपका, देखो टू वे है, ऊपर से नीचे भी लेगा वाटर एंड फूड। देखो वाटर लेगा नीचे से ऊपर पहुंचाएगा और खाना बनेगा पौधों की पत्तियों में। तो फ्लोएम क्या करता है, खाना जो है भाई जड़ों में पहुंचना चाहिए, तभी तो जड़ें अच्छे से ग्रोथ कर पाएंगी। तो क्या करेगा फ्लोएम कि खाने को ऊपर से नीचे लाएगा, वाटर को नीचे से ऊपर ले जाएगा। यहाँ पर वाटर एंड मिनरल सिर्फ नीचे से ऊपर जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपका जाइलम फ्लोएम का, इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया, ये बुक में नहीं दिया गया है, ठीक है, ये बुक में नहीं दिया गया। यहाँ पर एक और चीज है, सेल हैव एंड वॉल्स विद परफोरेशन। यहाँ पर जो सेल्स होती हैं परफोरेशन करती हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। इनकी जो स्ट्रक्चर है अंदर एनाटॉमी है उसमें भी डिफरेंट होता है। यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना है, टू वे फ्लो होता है, दोनों तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर वन वे फ्लो होता है और यहाँ पर नो एंड वॉल बिटवीन सेल्स, जो है वॉल्स जो होता है बिटवीन सेल के बीच में नहीं होती है। थिक वॉल्स स्टिफेड एट विद लिग्निन, और ये लिग्निन से मिलकर बनी होती है। ये भी स्ट्रक्चर में यहाँ पर लिग्निन कहीं नहीं शो हो रहा है फ्लोएम में, बट यहाँ लिग्निन शो हो रहा है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है जाइलम एंड फ्लोएम। इतना कॉन्सेप्ट आपको आई होप, आशा करूंगा कि क्लियर हुआ है। परीक्षा वाली में ये दिया नहीं गया है, बट मैं आपको चाहता हूँ अच्छे से अच्छे समझ में आए। मुरझाना, विल्टिंग। देखो विल्टिंग क्या होता है कि भाई ये देखो पौधा है एक फ्लावर वाला, कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ पर देखो मुरझा गया है। यहाँ पर कुछ पौधे का पार्ट अच्छा है, बकाया एक पौधा के पार्ट जो है मुरझा गया है। इसे कहते क्या है, इफ ए प्लांट इज लॉसिंग मोर वाटर, अगर जो पानी है पौधे से ज़्यादा जो है लॉस हो जाए तो भाई जाहिर सी बात है पत्तियाँ उसकी मुरझा जाएंगी। देन इट कैन रिप्लेस, या फिर किसी रूप में रिप्लेस हो जाए। कहने का मतलब है कि दो रीजन, अगर पौधे द्वारा बाष्पोत्सर्जन क्रिया बढ़ जाए, पौधे क्या करें, ह्यूमिडिटी बढ़ जाए या कुछ भी हो जाए तो बाष्पोत्सर्जन अगर ज़्यादा करेंगे तो पानी की क्या होगी, कमी हो जाएगी। या फिर जड़ों में कोई खराबी हो जाए तो जल के द्वारा अवशोषण जो है वाटर का कम हो जाएगा, तो जिसकी वजह से आपका क्या होगा, विल्टिंग। आपको कमेंट में बताना है सबसे अच्छा सर्व विलायक का नाम बताना है, यहाँ पर कमेंट में बॉक्स में बताना है, और किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है ये आपको बताना है। ये दोनों क्वेश्चन जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं और बहुत ही इजी हैं, इसलिए मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चन मार्क छोड़े हैं।
जिससे मुझे ये लगेगा कि आप एक्टिव हैं और आपको नॉलेज है, आप एक कंप्लीटर हैं। वरना तो ऐसे ही लगेगा कि आप कुछ जानते वानते हैं नहीं। ठीक है, आपका तैयारी करना बेकार है। आप मत कीजिए तैयारी। तैयारी में बहुत मेहनत लगती है, बहुत ही कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ते हैं A to Z। तो यहाँ पर हम सीरीज लाए हैं इकोलॉजी और एनवायरनमेंट की। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होंगे और मेरे से ज़्यादा ही आपको जानकारी हो जाएगी अगर हमारे साथ लिंक रहेंगे तो। अम्लीय मृदा में किस प्रकार के आयन की अधिकता होती है? भाई जाहिर सी बात है, अगर हम अम्ल की बात करते हैं तो HCl क्या है आपका अम्ल, तो हाइड्रोजन आयन होगा तो ही तो अम्ल कहलाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन होगा तो ही तो अम्ल कहलाएगा, सोडियम पोटेशियम के कार्बोनेट होंगे तो ही तो अम्ल कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। तो क्षार और अम्ल का कॉन्सेप्ट आपका केमिस्ट्री। मैंने कहा था कि इकोलॉजी एनवायरनमेंट GS के से रिलेटेड तो है ही है, साथ ही साथ पूरी साइंस का ही पोर्शन होता है। तो अम्लीय मृदा में किस प्रकार के आयन की अधिकता होती है? हाइड्रोजन आयन। क्षारीय मृदा में किस प्रकार के सोडियम और पोटेशियम आयन जो है अगर प्रेजेंट होंगे तो वो क्षार होगा, क्षारीय होगा। वैसे केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हाइड्रोक्साइड आयन माना जाता है कि होगा तो क्षार होगा, लेकिन यहाँ पे मृदा की बात हो रही है, किसकी आपको ध्यान रखना है, सिर्फ अम्ल क्षार की बात नहीं हो रही है। क्षारीय मृदा वो होगी जिसमें सोडियम और पोटेशियम आयन प्रेजेंट होंगे तो वो क्षारीय मृदा होगी। पौधे की वृद्धि सामान्यतः किस फोन पर अच्छी होती है? पीएच पर है ये, क्या है ये? पीएच है। ठीक है, पीएच पर अच्छी होती है क्योंकि ये जैसे हम टाइपिंग करते हैं तो हिंदी कीबोर्ड सेलेक्ट रहता है तो पीएच लिखते हैं तो पीएच का वो फोन कर देता है। तो थोड़ा सा मेरा ध्यान भी नहीं जाता है क्योंकि ये पीडीएफ मैंने खुद प्रिपेयर की है पॉइंट टू पॉइंट नोट करके। तो कितनी बेनिफिशियल है, कितनी मेहनत पड़ती है इसमें आप खुद समझ सकते हैं। तो मैं तो यही आशा करूंगा कि आपको भी तैयारी हो जाएगी बैठे बिठाए, आपको कुछ करना नहीं है, बस एक लाइक देना है, इसके अलावा शेयर कर देना है। और ये काम मैं क्यों करता हूँ तो आपको सबको ही पता है। ठीक है, हमें नॉलेज है, अगर आपको नॉलेज है आप भी इस प्लेटफॉर्म पे आ जाइए, आप भी पढ़ाइए। अगर आपको नॉलेज है मैं आपकी हेल्प करने के लिए तत्पर हूँ। आपको कंटेंट चाहिए, ठीक है, पीडीएफ चाहिए, वीडियो कैसे बनाए जाते हैं, इससे भी रिलेटेड अगर आप हमसे संपर्क करते हैं तो मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। अगर आपके पास कोई स्किल्स है टीचिंग की, आपको नॉलेज है किसी सब्जेक्ट की बट आप स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मेरा पर्सनल नंबर लीजिएगा, ठीक है, उस पर कॉल मैसेज छोड़िएगा, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको कुछ आता है तो मैं यही चाहता हूँ कि आप भी पढ़ाओ, इसलिए नहीं कि आपको कुछ मिलेगा, हम भी यहाँ पर पढ़ा देते हैं क्योंकि मुझे नॉलेज है और थोड़ा अच्छा लगता है, मेरा कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाता है, डीप हो जाता है। कुछ पढ़ाते टाइम ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं आती हैं वो भी मुझे आ जाती हैं और मेरा रिवीजन हो जाता है। तो मैं आपसे भी यही उम्मीद करता हूँ, अगर आपको कुछ आता है तो मेरी हेल्प के थ्रू आप भी कुछ कर लीजिए, आप करिए, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो क्वेश्चन ये था, पौधों की वृद्धि सामान्यतः किस पीएच पर अच्छी होती है? तो पीएच होनी चाहिए 6 से 7.5 के मध्य, अगर होती है तो भाई पौधे की वृद्धि अच्छी होगी। अधिक क्षारीय भूमि कैसे कहलाती है? रेह या रेब या फिर ऊसर कहलाती है। ऊसर भूमि अगर आपको कहीं मिले तो इसका मतलब वो कैसी है? क्षारीय है। तो 40 मिनट हो गए हैं, मैंने एवरेज समथिंग जो है यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम और थोड़ा सा अच्छे से वीडियो बनाने की वजह से कुछ जैसे बीच में स्टॉप भी हो जाता है किसी कारणवश, जैसे नॉइज होने लगता है उसकी वजह से, या फिर माइक कोई प्रॉब्लम करता है, तो आपका जो है 30 मिनट का मैंने एवरेज वीडियो बनाने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लियर हो गया है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आप देख लीजिएगा, सिर्फ 3 वीडियो की सीरीज में मैंने यहाँ पर कितना कंटेंट आपको प्रोवाइड करा दिया है, वो भी एडवांस एवरग्रीन क्वेश्चंस पॉइंट कॉन्सेप्ट के साथ। तो ये सारी वीडियो सीरीज ऐसे ही आपकी चलती रहेगी, आपकी जीएस जीके और प्लस साइंस और पर्यावरण आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हम कहीं से भी पॉइंट लाते हैं, जैसे आपका इंडेक्स है, ठीक है, जाइलम फ्लोएम का कॉन्सेप्ट है, इकोलॉजी का है, ये सारी चीज़ें पीडीएफ मैं खुद से प्रिपेयर करता हूँ। पीडीएफ चाहिए है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और थोड़े समय में ये ऐसे ही सीरीज 30 मिनट के वीडियो में ढेर सारे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लो कि आपकी तैयारी किस लेवल की हो जानी है अगर आप हमसे जुड़े रहें। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमसे जुड़े रहेंगे, मेरे वीडियोज़ को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, हम आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ में। और संडे वाले दिन आप करंट अफेयर्स वीकली ज़रूर देख लीजिएगा। और जो हमारी सीरीज़ चल रही है जीएस जीके की, ठीक है, उसमें सीरीज़ है आपके 100 क्वेश्चन मिल ही जाते हैं आपको, वो भी रैपिड फायर क्विक रिवीजन के साथ, वो भी आपको कवर करने हैं। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय,
टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।